गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था कि किस तरह से रॉल्स लॉ के कंक्लूजन्स निकल रहे थे उनके कैलकुलेशन के हिसाब से, ठीक है। उनके कैलकुलेशन के हिसाब से किस तरह से उनके कंक्लूजन्स निकल रहे थे उसके बारे में हम क्या कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है। हमने कई सारे डिस्कशन कर लिए थे कंक्लूजन्स, ठीक है। अब 2-3 कंक्लूजन बचा हुआ है, ठीक है, जो कि इम्पॉर्टेंट था, तो मैंने क्या किया लास्ट में बताया। चलिए अब आपको बताऊँगा। चलिए, the mole fraction of component 1 and component 2 in vapor phase according to the Dalton's law of partial pressure P1 is equal to the y x p total, ठीक है। अब इन्होंने क्या यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो भी कंपोनेंट, मान लीजिए हमने 2 कंपोनेंट मिलाएं, ठीक है, दोनों वेपर फेज में हैं, एक P1 है और एक कंपोनेंट 1 है और एक कंपोनेंट 2 है, ठीक है। एक कंपोनेंट 1 है और एक कंपोनेंट 2 है, तो P1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताइए। P1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y p टोटल, ठीक है, y p टोटल। अब यहाँ y क्या है, y1 क्या है, y1 क्या है, स्लोप है, ठीक है, क्या है, स्लोप है y1। और यहाँ सॉरी y1 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे y p2 क्या हो जाएगा, y2 pt p टोटल, ठीक है। ये क्या है, फ्रैक्शनली डिवाइड करके उसका कंपोनेंट निकाल देता है, ठीक है। चलिए मैं इसको लिखवा देता हूँ। अब यहाँ पे भी थोड़ा सा खेल खेल रहा है क्या, कि यहाँ पे देखिए y2 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, p टोटल अपॉन क्या, सॉरी हाँ सही जा रहा था ना मैं, हाँ p2 अपॉन p टोटल, सॉरी y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, p2 अपॉन p टोटल। ये हमारी y2 की वैल्यू आ गई, ठीक है, ये हमारी y2 की वैल्यू हो गई। अच्छा, हम p टोटल को क्या लिख सकते हैं, p टोटल को क्या लिख सकते हैं बताइए। p टोटल को हम क्या लिख सकते हैं भैया, p1 प्लस p2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जा रहा है, यहाँ पे y2 इज इक्वल्स क्या, p2 इज इक्वल्स क्या, p1 प्लस p2, ठीक है, p1 प्लस p2 लिख सकते हैं, ठीक है। बस यही निकालना चाह रहा था, ठीक है। ये फिर से इसने क्या किया कि एक के कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर के ऊपर क्या कर दिया, डिपेंड करवा दिया, ठीक है। चलिए अब फर्दर क्या कर रहा है, P2 y2 निकालना तो ऐसे निकाल सकते हैं। इसको एक तरीका और इसको सॉल्व करेंगे। P2 इज इक्वल्स टू क्या, P2 इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, P01 x1 प्लस P02 x2, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा ही हमको P1 निकालना हो तो क्या निकाल देंगे भाई, y1 निकालना हो तो कैसे निकल जाएगा, P1 अपॉन P टोटल। नाउ अगेन y1 इज इक्वल्स टू क्या, P1 अपॉन P1 प्लस P2, ठीक है। अच्छा, अब कैसे लिख सकता है y1 को, और तरीका क्या है, P1 अपॉन क्या, P01 x1 प्लस P02 x2, ठीक है। ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। इसका एक पॉइंट है, मैं अभी लिखवा देता हूँ, ठीक है। चलिए ये गया, ठीक है। अच्छा, ये y पता है क्या है ना, मैं लिखना भूल गया, y1 एंड y2 आर मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स 1 एंड 2, ठीक है। y1 एंड y2 आर द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 एंड 2, ठीक है। अच्छा, क्या करिए ना, ये कंपोनेंट 1 लिखिए यहाँ पे C1 और कंपोनेंट 2, ठीक है, कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 लिखिए, ठीक है। और ऊपर 5-6 लाइन छोड़ दीजिएगा, 5-6 लाइन छोड़ने के बाद इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसका वो लिखवा दूँ थ्योरेटिकल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, मैथमेटिकल वे, ठीक है, मैथमेटिकल अप्रोच हो गया। और इसका थ्योरेटिकल अप्रोच मैं लिख दूँगा अभी, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। कुछ है नहीं, बस घुमा फिरा के वही सेम बातें कही जा रही हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे डाल्टन्स आ गए थे तो मुझे यहाँ पे लिखना ज़रूरी था, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आसानी से, ये सब नोट करिए तो मैं फिर आगे का लिखवाऊँ। हो गया, चलिए
अब मैं इन्होंने बोला क्या, मैं वो भी लिख देता हूँ। ये हमारा क्या है, चौथा अप्रोच है, ठीक है। चौथा मतलब चौथा वो है कंक्लूजन, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 and 2 in vapor phase according to Dalton's law of partial pressure, ठीक है, पार्शियल प्रेशर P1 is equal to Y1 P total, ठीक है। Y1 P total that is क्या, P1 is equals to Y1 और क्या P total, और P2 is equals to क्या Y2 P total, ठीक है। Y1 and Y2 are मोल फ्रैक्शन, ठीक है। ये हो गया, अब बाकी का मैंने लिखवाया ही था, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है, रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूशन, ठीक है। नोट हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड, ठीक है। अच्छा देखिए, मैंने दो पार्ट में से डिवाइड किया था ना, लिक्विड इन लिक्विड, मैंने वो ख़त्म कर दिया, ठीक है। अब क्या आएगा, सॉलिड्स इन लिक्विड, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन सॉलिड्स इन लिक्विड्स। चलिए ये चीज़ें हो गई। अब क्या, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ वेपर प्रेशर of solution of solids in liquid, ठीक है। ये हमारा अप्रोच है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन, ठीक है। अब उस सॉल्यूशन जो कि नॉन वोलेटाइल है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए भैया देखिए, द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज ड्यू टू सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है, बिकॉज सोल्यूट इज नॉट वोलेटाइल कंपोनेंट एंड देयरफॉर हैज़ नो कंट्रीब्यूशन इन द वेपर प्रेशर। अब क्या बोल रहा है कि जो भी यहाँ पे इस सोल्यूशन में जो भी वेपर प्रेशर होगा वो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के वजह से होगा। अच्छा, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल की वजह से क्यों हो रहा है, इसमें सोल्यूट के वेपर प्रेशर में क्या होता है ना, जैसे वेपर प्रेशर है, ठीक है। अब ये क्या है कि सॉल्वेंट है प्लस सोल्यूट है, ठीक है। अब सोल्यूट हमारा क्या है, सॉलिड है तो भैया नॉन वोलेटाइल है, तो इसका नो कंट्रीब्यूशन इन वेपर प्रेशर, ठीक है। वेपर प्रेशर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा और ना ही करेगा कोई कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो अब जो भी वेपर प्रेशर होगा वो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड करेगा, कंट्रीब्यूटेड बाय मॉलिक्यूल्स, ठीक है। क्या होगा, मॉलिक्यूल्स के ऊपर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। अच्छा आगे देखिए, मॉलिक्यूल्स की स्पेलिंग देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है।
अकॉर्डिंग टू द रॉल्स लॉ द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, अब किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रॉल्स लॉ कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। अब क्या है कि अगर हमारे पास नॉन वोलेटाइल सोल्यूशन है, ये नॉन वोलेटाइल सोल्यूशन है हमारे पास, अब इस नॉन वोलेटाइल सोल्यूशन के लिए जो वेपर प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे होगा, सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन पे। ठीक है, क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वेपर प्रेशर। ठीक है, ये चीजें हो गई। ठीक है, अच्छा क्या मिला यहां से, देखिए क्या बोल रहा है यहां से, ये बोलना चाह रहा है P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, X क्या है, सॉल्वेंट। यहां पे हम सॉल्वेंट को लिखते हैं, सॉरी, X ऑफ सॉल्वेंट प्लस X, यहां पे इसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, X सॉल्वेंट। ठीक है, मैं X सॉल्वेंट लिखूंगा और यहां पे X क्या होगा, सल्यूट। ठीक है, X क्या होगा, सल्यूट। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना है, X सॉल्वेंट, और मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है, X सॉल्यूट। ठीक है, मोल फ्रैक्शन। चलिए भैया यहाँ पे क्या हो गया, X सॉल्वेंट। अच्छा हमको पता है कि प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया, तो भैया हमारा काम हो गया। ठीक है, चलिए ये P क्या होगा, ये P यहाँ पे सॉल्वेंट का होगा, P क्या होगा, सॉल्वेंट का होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं स्मॉल x लिख दे रहा हूँ, नहीं तो आप लोग क्या कर देंगे, सॉल्व हमने तो कुछ और ही समझ लेंगे। ठीक है, ये X सॉल्वेंट है। ठीक है, अच्छा देखिए क्या लिख सकते हैं, P इज इक्वल्स टू P सॉल्वेंट, और इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस X सल्यूट लिख सकते हैं क्या, ये हमको मिल गया भैया, मिल गया क्या, यही करना था उसको। ठीक है, यही करना था उसको। अब देखिए P टोटल किसके बराबर हो गया भैया, P टोटल इस पार्शियल प्रेशर के बराबर हो गया ना, इस पार्शियल प्रेशर के बराबर हो गया P टोटल हमारा। अच्छा तो ग्राफ कैसे बनेगा इसका ग्राफ कैसे बनेगा, आप लोग यहाँ से नोट करना शुरू करिएगा और यहाँ पे लाके ख़त्म कर दीजिएगा। तो यहाँ पे P टोटल इज इक्वल्स टू किसके बराबर आ गया, P सॉल्वेंट के बराबर आ गया, सॉरी हाँ P सॉल्वेंट है, ये P नॉट है, ये P नॉट, और ये P सॉल्वेंट हो गया हमारा। ठीक है, ये P सॉल्वेंट आ गया। ठीक है, यहाँ पे P टोटल किसके बराबर है, P सॉल्वेंट के बराबर आ गया भैया हमको। ठीक है, P टोटल किसके बराबर है, P सॉल्वेंट के बराबर है, क्योंकि हमारा जो सल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है, जिसके वजह से उसका क्या कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा वेपर प्रेशर में। ठीक है, अब इसका ग्राफ हम बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए भैया क्या है, x1 इज इक्वल्स टू क्या, यहाँ पे भैया x1 इज इक्वल्स टू 0 दिख रहा है, चलिए दिख तो रहा है सब। ठीक है, यहाँ पे ग्राफ बन रहा है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे x1 इज इक्वल्स टू क्या है, 1 है, और यहाँ पे x1 इज इक्वल्स टू क्या है, 0 है। जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे क्या होते जा रहा है, ये भी बढ़ते जा रहा है। ये क्या है, वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर क्या होता है, बढ़ते जा रहा है, और ये क्या आ गया, P0 1 के पास आ गया। ठीक है, तो अब जो हमको वेपर प्रेशर मिलेगा ना वो यहीं से मिलेगा, यहाँ से परपेंडिकुलर नहीं, यहीं पे हमारा ये वेपर प्रेशर मिलेगा। ठीक है, ये वेपर प्रेशर हमको क्या मिलेगा, यहीं चुपके से मिल जाएगा धीरे से। ठीक है, ये हमारा क्या है, ग्राफ है, जिसको मैंने रेड से सर्कल कर दिया है। ठीक है, अलग कर दिया है, वो हमारा क्या है, ग्राफ है। अब देखिए क्या करना है आपको, इसको नोट करिए,
ठीक है, इसको नोट करिए और ऊपर 5 से 6 लाइन छोड़ दीजिएगा, 5 से 6 लाइन छोड़ दीजिएगा, ठीक है, नोट्स लिखवाना उसका। चलिए ये हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं, पॉज करके नोट कर लीजिएगा प्लीज़। अब मैं जो लिख रहा हूँ साथ में नोट करते हुए चलिए, ठीक है, साथ में नोट करते हुए चलिए। जो हेडिंग डाला था उस हेडिंग के ठीक नीचे आएगा द वेपर प्रेशर, द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। मैंने इसको अपने खुद से बनाया है ये, ठीक है, खास आप लोग के लिए, क्योंकि पूरी बुक पढ़ेंगे तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा। Because solute is non-volatile component and therefore has no contribution in the vapor pressure therefore according to Raoult's law the vapor pressure of solution at a particular temperature containing non-volatile solute is proportional to mole fraction of solvent in the solution, that is P1 directly proportional to what, x1, P1 is equals to P naught 1 x1, ठीक है। now P total is equals to क्या, P1, ठीक है, P total is equals to क्या, P1, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। ये चीज़ नोट कर लीजिए। ये नोट करने के बाद जो ग्राफ मैंने बनाया था उस ग्राफ को बनाएंगे, ठीक है, जो मैंने सीधे सीधे लिखा था कंपोनेंट 1 कंपोनेंट 2, ठीक है, उनका मोल फ्रैक्शन और यहाँ पे जो लाइन लिखी थी वो लाइन यहाँ पे चिपका के, ठीक है, अपना सब कुछ सॉल्व करेंगे। चलिए इसको जल्दी से नोट करिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए भैया ये नोट हुआ। अच्छा, ये नोट होने के बाद अब हमको इनके बातों से क्या मिला, मतलब इनका ये जो लॉ था, ठीक है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूशन के लिए, इससे हमें क्या प्रॉफिट हुआ, हमने इससे क्या पढ़ा, ठीक है, कंक्लूजन क्या निकला इसका, इसको नोट कर लिए हैं। चलिए नोट्स बनाते रहिए, ठीक है, एक बार नोट छूटेगा तो फिर क्या होगा, मिलेगा नहीं, ठीक है, फिर मान लीजिए 5-10 क्लास लेक्चर का हो गया, बना नहीं पाएंगे फिर, ठीक है। चलिए तो कंक्लूजन क्या निकला यहाँ पे, या फिर हम नोट्स डाल के लिखेंगे, ठीक है। नोट्स में क्या मेन पॉइंट, मेन हेडिंग्स जो हमें पढ़नी है इस नोट्स में, इसमें देखनी है, ठीक है। When the non-volatile solute is added to the solvent molecule,
द escaping tendency of solvent molecule to the vapor phase decreases due to decrease in surface area of the water molecules. अब क्या हो गया, मान लीजिए हमारे पास एक प्योर सॉल्वेंट है, क्या है, एक प्योर सॉल्वेंट है, हमने उसमें कुछ सल्यूट ऐड कर दिया जो कि नॉन वोलाटाइल है, ठीक है। अब नॉन वोलाटाइल है तो वो जो सल्यूट हमने डाला वो भी क्या करेगा, एक सरफेस एरिया क्या करेगा, उसका एक्वायर कर लेगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे पहले लाइन लिख देता हूँ, ठीक है, पहले क्या पॉइंट है मैं वो लिख देता हूँ, उसके बाद मैं इसको समझाता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो पहला पॉइंट क्या है, व्हेन द नॉन वोलाटाइल solute is added to the solvent molecules, the escaping tendency of solvent molecule to the vapor pressure, vapor phase decreases due to decrease in surface area of solvent, ठीक है। अब जैसे देखिए मैंने इसमें क्या बोलना चाह रहा है कि सरफेस एरिया घट जाता है सॉल्वेंट का। मैंने कल भी यही चीज़ आपको बताने की कोशिश की थी कि नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल सोल्यूशन होता क्या है, ठीक है। अब जरा देखिए क्या है, मान लीजिए हमारे पास ये क्या है, ये सॉल्वेंट है, ठीक है, ये सॉल्वेंट है, ये उसका मान लीजिए मॉलिक्यूल है, रेक्टेंगुलर शेप में उसका क्या है, मॉलिक्यूल है, ठीक है, बाकी सब भी नीचे क्या है, मॉलिक्यूल्स है। तो अब देखिए यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया क्या है सॉल्वेंट का, ए है, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया क्या है सॉल्वेंट का, ए है। तो वेपर फेज में जाने के लिए जो हम हीट देंगे या जो एनर्जी इसको मिलेगी, ठीक है, वो क्या इस पूरे सरफेस पे काम करेगी, इस पूरे एरिया पे काम करेगी। और इस पूरे एरिया पे क्या है, केवल सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल है जो कि वोलाटाइल है, जो कि मतलब क्या करेगा, वेपर प्रेशर में क्या करेगा, कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा अपना। तो जितना ज़्यादा ये वेपर फेज में जाएगा उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर हमको मिलेगा। लेकिन जब हमने इसमें सल्यूट ऐड कर दिया, ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये कुछ ऐसे मिलेगा, ठीक है, ये कुछ ऐसे मिलेगा, ठीक है। अब देखिए पहले क्या था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन अब क्या हो रहा है, सल्यूट के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो रहा है, एक सरफेस पे कम हो जा रहे हैं, यानी सरफेस एरिया क्या हो रहा है, कम हो रहा है सल्यूट का, जिसके वजह से क्या होगा, इवापोरेशन कम होगा, इवापोरेशन कम होगा, वेपर फेज में कम जाएगा, वेपर फेज में कम जाएगा तो क्या होगा, वेपर प्रेशर हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। यही बातें मैं आपको बताना चाह रहा था। अब जैसे मान लीजिए हमने शुगर ही ऐड कर दिया, तो शुगर हमें पता है क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉलिड है, ठीक है। अब नॉन वोलेटाइल सॉलिड है तो क्या होगा, ये सल्यूट इधर जाके ये शुगर मॉलिक्यूल्स आ गए इसमें। अब क्या होगा, ये सॉल्वेंट जो कि वेपर फेज में जाने वाला था, क्या होगा, यहाँ से वेपर क्या हुआ, वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स गायब हो गए। अच्छा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स गायब हो गए तो कम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, इवापोरेशन होंगे। कम अमाउंट ऑफ इवापोरेशन होगा तो क्या होगा, वेपर फेज में कम जाएगा। अच्छा, कम वेपर फेज में जाएगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम बनाएगा, ठीक है। इसको नोट करिए, इसके आगे का पॉइंट देखते हैं। हुआ क्या, चलिए ये हो गया आपका, ठीक है। अब इसके बाद क्या है ना, 2-3 पॉइंट और है, ठीक है, एक ही पॉइंट और है, ठीक है, लेकिन थोड़ा बड़ा है, ठीक है, उसको एग्जांपल से देके समझाना पड़ेगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ रॉल्स लॉ, जनरल फॉर्म ऑफ रॉल्स लॉ, आइडियल सोल्यूशन, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।